इस क्लिप में सबसे पहले देखेंगे कि रज़ा लाइब्रेरी के 250 साल पूरे होने पर रामपुर में रामपुर महोत्सव मनाया जाएगा। मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह जी ने ऐसा कहा है। उन्होंने जिलाधिकारी आदि के साथ में मीटिंग की। उसके बाद देखेंगे कि योगी के उत्तर प्रदेश में ये पाकिस्तानी सीमा क्या कर रही है। यहाँ पर कहते हैं कि वो प्यार के चक्कर में पड़कर अपने 4 बच्चों को साथ लेकर पाकिस्तान से इंडिया चली आई। उसने अपने पति को भी छोड़ दिया और अपनी ज़मीन जायदाद भी बेच दी और वो यहाँ पर इंडिया में आके सचिन के साथ रहने को तैयार हो गई। और उसके बाद में देखेंगे उस लड़की की कहानी जिसने अपने माँ बाप का कहना नहीं माना और अपनी इच्छा के अनुसार चली, तो उसका अंजाम क्या हुआ। उसने पहले एक से शादी करी, उसको छोड़ा, दूसरे से शादी करी, उसको छोड़ा और फिर तीसरे के साथ में जब वो सेक्स के चक्कर में पड़ी तो उसका जो अंजाम हुआ उसको देखकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सब कुछ घटनाएं देखने के लिए पूरी वीडियो को देखिएगा, ज़रा भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने इस वीडियो को ज़रा भी स्किप किया तो आपको कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत रामपुर से। विश्व प्रसिद्ध रज़ा लाइब्रेरी के 250 साल पूरे होने पर अक्टूबर में रामपुर महोत्सव मनाया जाएगा। रामपुर महोत्सव के आयोजन को लेकर रज़ा लाइब्रेरी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रज़ा लाइब्रेरी में आयोजित बैठक में मुरादाबाद मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने कहा है कि रामपुर में ये महोत्सव ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा है कि इस महोत्सव को ऐसा मनाया जाएगा कि सारा विश्व याद रखेगा। शनिवार को मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह रामपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने रज़ा लाइब्रेरी के रंग महल में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़, शहर विधायक आकाश सक्सेना के साथ आयोजित बैठक में कहा है कि ये साल रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के लिए ऐतिहासिक है। विश्व प्रसिद्ध रज़ा लाइब्रेरी को 250 साल पूरे हो रहे हैं पूरे उत्साह के साथ, इसलिए इसका ये आयोजन किया जाएगा। मंडल आयुक्त ने कहा है कि इस ऐतिहासिक समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हो सकती हैं। इसके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयारी की जा रही है जिसमें रज़ा लाइब्रेरी में होने वाली सभी गतिविधियां शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि यहाँ होने वाले आयोजनों में रामपुर महोत्सव, स्कॉलर स्पीच, बुक बाइंडिंग प्रतियोगिता, गज़ल महोत्सव, फूड फेस्टिवल, रामपुर के शायरों की याद में मुशायरा, बड़े विद्वानों का सेमिनार, आर्ट एंड आर्किटेक्चर शो आदि भी रज़ा लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण आदि शामिल है। इस दौरान रज़ा लाइब्रेरी के सौंदर्यीकरण को लेकर भी चर्चा हुई। शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि रज़ा लाइब्रेरी की बिल्डिंग ऐतिहासिक है, ऐसे इसके मूल रूप में तो कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन किला परिसर की तमाम सरकारी इमारतों का अधिग्रहण कर सौंदर्यीकरण और किला परिसर को हेरिटेज घोषित कराया जा सकता है। उन्होंने अपने सुझाव भी दिए। इसके अलावा अन्य अधिकारियों ने भी अपने अपने सुझाव रखे। जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ ने बताया कि रज़ा लाइब्रेरी में सभी आयोजन उत्कृष्ट होंगे। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व हेम सिंह और नगर मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा सहित रज़ा लाइब्रेरी के अधिकारी आदि भी मौजूद रहे। योगी के उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी महिला, सबको ताज्जुब है कि पाकिस्तानी महिला योगी के उत्तर प्रदेश में कैसे आ गई। ये प्यार है या जासूसी की कोई कहानी लिखी जा रही है। जी हाँ, सीमा नाम की एक महिला जो अपने 4 बच्चों के साथ में पाकिस्तान से यहाँ पर सचिन के प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि वाया नेपाल होकर वो हिंदुस्तान पहुँच गई और अवैध तरीके से रहने भी लगी। फ़िलहाल पुलिस ने उसको गिरफ़्तार तो किया है, अदालत में भी पेश किया है, लेकिन ये प्यार कैसा प्यार है कि जो अपने पति को, अपने देश को, अपने बच्चों को लेकर के, अपने सबको छोड़ करके और अपने 4 बच्चों को साथ में लेकर के वो यहाँ पर हिंदुस्तान पहुँच गई और आने के बाद में अपनी प्रेमी से मिली और प्रेमी ने उसको अपने घर में रख भी लिया। ताज्जुब की बात यह है कि जब दोनों मुल्कों के बीच में ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो ये कैसा प्यार है जो परवान चढ़ा है वहाँ पे आपस में। कहते हैं कि प्यार की कोई सीमाएं नहीं होती, ये बात तो सत्य है, लेकिन फ़िलहाल जो हालात हैं उन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जिस तरह से पाकिस्तान उड़ रहा है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश तो नहीं है। फ़िलहाल हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज की तमाम एजेंसियों की नज़र है इसके पर। देखिए ये एक ख़ास रिपोर्ट। मर जाऊंगी लेकिन वापस नहीं जाऊंगी, ये कहना है पाकिस्तानी महिला का, जिसे यहां ग्रेटर नोएडा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
वो कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। प्यार में इंसान हर हद पार कर जाता है। इस महिला ने भी हद पार की है अपने देश की, वो देश जो भारत को अपना दुश्मन मानता है, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान मूल की महिला है और इसे ग्रेटर नोएडा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा की रबुपुरा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। डीसीपी साद मियां खान ने पाकिस्तान से आई महिला के बारे में एक एक चीज बताई है और जो कहानी महिला की पुलिस ने सुनाई है वो हैरान कर देने वाली है। जी, पबजी खेलते खेलते इस महिला को प्यार हुआ और प्यार ऐसा हुआ कि अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान में सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये महिला यहाँ चली आई और अब वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का डीसीपी साद ने बताया कि इस महिला को पबजी के माध्यम से भारत के सचिन नाम के शख्स से प्यार हो गया था। महिला पहले 4 बच्चों की मां थी और मूल रूप से पाकिस्तान के सिंध जिले की निवासी थी और अपना सब कुछ छोड़कर भारत आ गई। वो सचिन के साथ जिंदगी बिताना चाहती है और इसके लिए वो अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते रबुपुरा आ गई। महिला की पहचान सीमा हैदर के रूप में की गई है, जिसने साल 2014 में गुलाम हैदर से शादी रचाई थी। महिला पबजी गेम खेलने में इतनी मशरूफ हुई कि भारत में रह रहे सचिन को अपना दिल दे बैठी। बताया गया कि महिला व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर चैटिंग और वीडियो कॉल के जरिए सचिन से संपर्क में थी। पुलिस के मुताबिक महिला सचिन के साथ रबुपुरा के अंबेडकर नगर में पिछले 1 महीने से रह रही थी। वो भारतीय नागरिकता पाने के लिए सचिन से शादी करना चाह रही थी। इसी बीच में पुलिस को ऐसी किसी कहानी की भनक लग गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो महिला अपने बच्चों को लेकर अपने प्रेमी सचिन के साथ फरार हो गई, लेकिन पुलिस ने महिला को दबोच लिया। लेकिन महिला का साफ कहना है कि मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, सचिन से प्यार करती हूँ। पुलिस ने सीमा हैदर के यहाँ पहुँचने की कहानी भी सुनाई है। पुलिस ने बताया है कि आखिर पाकिस्तान से इतनी आसानी से ये महिला भारत कैसे पहुंची। पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल का वीजा लेकर पहुंची थी। भारत आने से 7 दिन पहले काठमांडू नेपाल के होटल में उसकी मुलाकात हुई थी। मिलने के बाद वापस सीमा पाकिस्तान पहुंची थी। टूरिस्ट वीजा पर नेपाल आने के बाद उसने भारत में प्रवेश किया था। अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को पत्र लिख पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर से मिले डॉक्यूमेंट्स की जांच कराई जाएगी। फिलहाल महिला का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है कि कहीं महिला प्यार की कहानी के बहाने पाकिस्तान से भारत को नुकसान पहुंचाने न आई हो। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक रबुपुरा कस्बे का रहने वाला सचिन किराने की दुकान पर काम करता था। वो पबजी खेलने का शौकीन था। इसी गेम के दौरान वो पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर से संपर्क में आया। इसी दौरान दोनों के बीच में चैटिंग शुरू हुई। समय बीतने के साथ साथ दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। महिला का प्यार कुछ ऐसा परवान चढ़ा कि वो तो अपना मुल्क छोड़ सचिन संग जिंदगी बिताने यहाँ तक चली आई और यहाँ पुलिस के हत्थे चढ़ गई, लेकिन वापस जाने को कतई तैयार नहीं है। वैसे इस महिला को देखकर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी इस महिला के बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है जो कहानी महिला ने पुलिस को सुनाई है वो सच है? क्या पबजी खेलते खेलते किसी का प्यार इतना परवान चढ़ सकता है कि अपने 4 बच्चे लेकर पाकिस्तान से भारत तक महिला दौड़ी चली आए? पिताजी को पता था कि ये मुस्लिम है, उन्होंने फिर भी विरोध नहीं किया। जब वो महिला यहाँ पे आई तो उसको सचिन ने अम्बेडकर नगर कॉलोनी में एक कमरा किराए पे दिलाया। कुछ दिन वो वहाँ पर रही। उसके बाद लगभग हफ्ते भर के बाद सचिन ने अपनी फैमिली से भी उसे मिलाया, जिसमें उसके पिता से उसे मिलवाया गया। तो सचिन के पिता को इस बात का पता चल गया। और उसके बाद इनका ये प्लान बना कि इसकी शादी करा के वहीं पर सेटल करा दिया। महिला जो है मूल रूप से खैरपुर सिंध की रहने वाली है और इस समय कराची में रह रही है। वहाँ पे उसने एक ट्रैवल एजेंसी पाकिस्तान में वहाँ से संपर्क किया और यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो उसने देखे कि इंडिया जो है पहुँचने के क्या रास्ते हैं। तो वहाँ पे उसको एक रास्ता मिला कि अगर नेपाल आया जाए तो नेपाल से इंडिया में स्नीक आउट कर सकते हैं। वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट के वो संपर्क में आई, जिसने उसको यहाँ से पाकिस्तान से नेपाल तक के टिकट्स करा के दिए और नेपाल से पोखरन से वो वाया बस, एक प्राइवेट बस के थ्रू इंडिया तक पहुंची है। कितने महिला ने यही बताया है कि उसकी वहाँ पर एक प्लॉट था और कम्प्लीटली इंडिया शिफ्ट होने के लिए उसने वो प्लॉट को सेल किया था, जो कि लगभग 12 लाख का उसने सेल किया था। उसके बाद ही उसके पास उतना कैश आया था। कुछ उसके हस्बैंड ने भी जो उसे बेचता था उसकी भी सेव्ड मनी उसके पास थी और उसके बाद उसने यहाँ आने का 4 बच्चों का वीज़ा लगवाया और उसके बाद यहाँ के उसने यहाँ आने का प्लान। पहले भी आई थी कोड्स भी यूज़ करें जिसके माध्यम से वो व्हाट्सएप कॉल से सचिन के संपर्क में लगातार बताया जा रहा है। इसके भाई जो है पाकिस्तानी में, जैसे कि मैं बताया, इस सब पे जो कोरोबरेटिव एविडेंस है वो भी कलेक्ट किया जा रहा है। इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी ऑन है। कितने लोग गिरफ्तार होंगे टोटल? इसमें सचिन, उसके फादर और ये महिला इसमें गिरफ्तार है। ये बेसिकली बैन है इंडिया का। अभी भी क्या वो गेम चल रहे हैं इंडिया में? बताया कि कुछ VPN के जरिए सचिन ने उसको डाउनलोड किया।
सर इसके हस्बैंड को भी इन्फॉर्मेशन दी कि भारत में है। देखिए वो आउट ऑफ कंट्री बेस है, इसमें जो है हमने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से संपर्क किया है, जो आउट ऑफ कंट्री का कम्युनिकेशन है उनके जरिए। पुरानी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के पास सड़क के किनारे दाहिनी ओर कई मध्यम दर्जे के होटल हैं, जिनमें दूरदराज से जामा मस्जिद देखने आए लोग ठहरते हैं। इन्हीं होटलों में एक है अल-दानिश, जिसके मैनेजर सोहेल अहमद हैं। 19 नवंबर 2016 को वह होटल के रिसेप्शन पर बैठे अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी 11:30 बजे एक लड़का एक लड़की के साथ उनके पास आया। दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। लड़के ने साथ आई लड़की को अपनी पत्नी बताते हुए कहा कि वह जामा मस्जिद देखने आया है, उसे एक दिन के लिए एक कमरा चाहिए। सोहेल ने लड़के का नाम पता पूछकर रजिस्टर में नोट किया। उसके बाद आईडी मांगी तो उसने जेब से अपना आधार कार्ड निकालकर उनके सामने काउंटर पर रख दिया। आधार कार्ड उसी का था। उसका नाम आजम और पता राजीव बस्ती, कैप्टनगंज, पानीपत, हरियाणा था। इसके बाद सोहेल ने सर्विस बॉय मोहम्मद मिनहाज को बुलाकर आजम को कमरा नंबर 203 देखने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद अकेले ही वापस आकर आजम ने कहा कि कमरा उसे पसंद है। इसके बाद अन्य औपचारिकताएं पूरी करके सोहेल ने कमरा नंबर 203 उसके नाम से बुक कर दिया। कमरे का किराया 1200 रुपये जमा करके आजम वापस कमरे में चला गया। सोहेल ने रुपए और आधार कार्ड अपनी दराज में रख लिया। करीब 2 घंटे बाद आजम मैनेजर सोहेल के पास आया और अपना आधार कार्ड मांगते हुए कहा कि उसे उसकी फोटोकॉपी करानी है। सोहेल ने आधार कार्ड दे दिया तो वह तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद मोहम्मद मिनहाज किसी काम से कमरा नंबर 203 में गया तो उसने वहां जो देखा सन रह गया। मिनहाज भागकर नीचे आया और मैनेजर सोहेल अहमद के पास जाकर बोला, कमरा नंबर 203 के बाथरूम में लड़की की लाश पड़ी है। शायद उसके साथ जो आदमी आया था उसने उसे मार दिया है। ये सुनकर सोहेल परेशान हो उठा। उसने तुरंत होटल के मालिक इस्लामुद्दीन के बेटे दानिश को फ़ोन करके सारी बात बताई। दानिश होटल आने के बजाय सीधे थोड़ी दूर स्थित जामा मस्जिद पुलिस चौकी पर पहुंचा और चौकी इंचार्ज मोहम्मद इनाम को सारी बात बता दी। चौकी इंचार्ज इनाम चौकी में मौजूद सिपाहियों को लेकर होटल जा पहुंचे। लाश का सरसरी तौर पर निरीक्षण करने के बाद उन्होंने हत्याकांड की सूचना थाना जामा मस्जिद के थाना प्रभारी अनिल बेरीवाल को दे दी। सूचना मिलते ही अनिल बेरीवाल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल से ही उन्होंने इस घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी थी। अतिरिक्त थाना प्रभारी धन सिंह सांगवान भी सूचना पाकर होटल पहुंच गए थे। थोड़ी देर में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की क्राइम टीम तथा FSL टीम भी पहुंच गई थी। लाश का सिर बाथरूम में टॉयलेट पॉट के ऊपर तथा पैर दरवाजे की तरफ थे। गर्दन पर चोट के निशान थे। लगता था हत्या गला दबाकर की गई थी। FSL टीम ने अपना काम निपटा लिया तो अनिल बेरीवाल ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए जयप्रकाश नारायण अस्पताल भिजवा दिया। होटल से लौटकर पुलिस टीम ने अपराध संख्या 135/2016 पर हत्या के इस मुकदमे को अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर मामले की जांच अतिरिक्त थाना प्रभारी धन सिंह सांगवान को सौंप दी गई। धन सिंह सांगवान ने होटल के मैनेजर सोहेल अहमद को थाने बुलाकर पूछताछ की तो उसने हत्या का शक मृतका के शौहर आजम पर जताया। आजम अपना आधार कार्ड भले ही साथ ले गया था, लेकिन उसमें दर्ज उसका पता मैनेजर ने अपने रजिस्टर में लिख लिया था। उसका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। आजम का पता धन सिंह को मिल ही गया था। उन्होंने उसे गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस टीम गठित की, जिसमें SI धर्मवीर, हेड कांस्टेबल नीरज तथा कुछ अन्य लोगों को शामिल किया। अगले दिन सुबह 8 बजे वह अपनी टीम के साथ होटल के रजिस्टर में लिखे पते पर पहुंचे तो पता चला कि आजम पहले वहां एक कमरा किराए पर लेकर रहता था, लेकिन अब वह अपनी अम्मी समीना, अब्बा मोहम्मद सलीम के साथ राजीव कॉलोनी के मकान नंबर 1109 टेंट गंदा नाला के निकट रहता है। इसके बाद धन सिंह वहां पहुंचे तो वह घर में सोता हुआ मिल गया। उसे जगाया गया तो दिल्ली पुलिस को देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। पुलिस पहचान के लिए अल-दानिश होटल के सर्विस बॉय मिनहाज को साथ लेकर आई थी। आजम को देखते ही उसने कहा, साहब यही आदमी उस औरत के साथ होटल में आया था। मुजरिम के पकड़े जाने से धन सिंह सांगवान ने राहत की सांस ली। आजम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उसने मृतका का नाम शबनम बताया। वह कभी उसके पड़ोस में रहने वाले अलादिया की पत्नी थी, लेकिन इस समय वह दिल्ली में रहता था। धन सिंह ने आजम से अलादिया का फ़ोन नंबर लेकर उसे फ़ोन किया कि उसकी पत्नी दुर्घटना में घायल हो गई है, वह दिल्ली के थाना जामा मस्जिद पहुंच जाए। धन सिंह आजम को लेकर दिल्ली आ गए।
वह थाने पहुंचे तो मृतका का शौहर अलादिया उनका इंतजार कर रहा था। उसे जयप्रकाश नारायण अस्पताल ले जाया गया तो उसने मृतका की लाश की शिनाख्त अपनी पत्नी शबनम के रूप में कर दी। अगले दिन शबनम की लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। आजम को अगले दिन 30 हजारी कोर्ट में पेश करके पूछताछ के लिए 1 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। रिमांड अवधि के दौरान आजम ने शबनम का मोबाइल, बिना सिम का अपना मोबाइल और शमशान घर की छत पर फेंका गया शबनम का पर्स बरामद करा दिया। पूछताछ में उसने शबनम की हत्या की जो कहानी बताई वह इस प्रकार थी। सोनिया उर्फ शबनम जिला शामली के गांव कुडाना के रहने वाले राम नरेश की बेटी थी। 2 बेटों पर इकलौती होने की वजह से सोनिया को कुछ ज्यादा ही लाड प्यार मिला, जिससे वह स्वच्छंद हो गई। लेकिन उसके कदम बहकते उसके पहले ही राम नरेश ने सन 2009 में उसकी शादी उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी के रहने वाले करण के साथ कर दी। शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन जब घर गृहस्थी का बोझ सोनिया पर पड़ा तो वह परेशान रहने लगी। करण की आमदनी उतनी नहीं थी जितने उसके खर्चे थे। करण उसकी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाता था। सोनिया ने देखा कि करण उसके मन की मुरादें पूरी नहीं कर पा रहा है तो जल्दी ही उसका मन उससे भर गया। करण और सोनिया के बीच मनमुटाव रहने लगा। कोई न कोई बहाना बनाकर सोनिया अक्सर कुडाना आ जाती। उसी बीच बस से आने जाने में उसकी मुलाकात बस कंडक्टर अलादिया से हुई। वह गाजियाबाद का रहने वाला था। वह सोनिया की सुंदरता पर मर मिटा। उसे खुश करने के लिए अलादिया उसकी हर मांग पूरी करने लगा। इसका नतीजा यह निकला कि एक दिन सोनिया अलादिया के साथ भाग गई। अलादिया सोनिया को लेकर सोनीपत पहुंचा और वहां कैप्टन अंग में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। कुछ दिनों बाद अलादिया ने सोनिया के साथ निकाह कर लिया और उसका नाम शबनम रख दिया। सोनिया की इस हरकत से नाराज होकर ससुराल वालों ने ही नहीं, मायके वालों ने भी उससे रिश्ता खत्म कर लिया। सोनिया उर्फ शबनम अलादिया के साथ खुश थी। उसे खुश रखने के लिए अलादिया उसकी हर बात मानता था और उसके सारे नाजन खरे उठाता था। क्योंकि अलादिया बस कंडक्टर था, इसलिए वह सुबह घर से निकलता तो देर रात को ही घर वापस आता था। दिन भर शबनम अकेली रहती थी। उसके पड़ोस में आजम भी अकेला ही रहता था। उसके अम्मी अब्बू राजीव कॉलोनी में गंदा नाला के निकट रहते थे। वह शबनम का हमउम्र था। शबनम उसे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए कोई न कोई बहाना बनाकर वह उससे बातें करने की कोशिश करता था। वह एक कबाड़ी के यहाँ काम करता था, जहाँ से उसे 9,000 रुपये वेतन मिलता था। चूंकि आजम अकेला ही रहता था, इसलिए सारे पैसे खुद पर खर्च करता था। लेकिन इधर शबनम पर दिल आया तो वह उसके लिए खाने पीने की चीजें ही नहीं, गिफ्ट भी लाने लगा। फिर तो जल्दी ही दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। क्योंकि अलादिया दिन भर घर से बाहर रहता था, इसलिए आजम को शबनम से मिलने में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन इस तरह की बातें कहाँ छिपी रहती हैं। शबनम और आजम के संबंधों की जानकारी अलादिया को हो गई। उसने इस बारे में शबनम से पूछा तो उसने कहा कि कभी कभार आजम उससे मिलने घर आ जाता है, लेकिन उससे उसके संबंध ऐसे नहीं हैं जिसे गलत कहा जा सके। अलादिया समझ गया कि शबनम आजम से अपने अवैध संबंधों को स्वीकार तो करेगी नहीं, इसलिए उसे दोनों को चोरी छिपे पकड़ना होगा। कुछ दिनों बाद एक दिन अलादिया काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला जरूर, लेकिन काम पर गया नहीं। 3-4 घंटे इधर उधर समय गुजार कर वह दोपहर को अचानक घर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने शबनम को आवाज लगाई तो थोड़ी देर में शबनम ने दरवाजा खोला। उस समय उसके कपड़े तो अस्तव्यस्त थे ही, चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ था। शबनम की हालत देखकर अलादिया को अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि अंदर क्या हो रहा था। वह उसी बारे में सोच रहा था कि अंदर से सिर झुकाए आजम निकला। अलादिया ने उसे रोककर खूब खरी खोटी सुनाई और अपने घर आने पर सख्त पाबंदी लगा दी। कुछ कहे बगैर आजम चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद अलादिया ने शबनम की जमकर खबर ली। शबनम ने माफ़ी मांगते हुए फिर कभी आजम से न मिलने की कसम खाए। इसके बाद कुछ दिनों तक तो शबनम आजम से दूरी बनाए रही, लेकिन जब उसने देखा कि अलादिया को उस पर विश्वास हो गया है तो वह फिर लोगों की नज़रें बचाकर आजम से घर से बाहर मिलने लगी। आजम शबनम को फ़ोन करके कहीं बाहर बुला लेता और वहीं दोनों तन की प्यास बुझाकर घर वापस लौट आते। शबनम को खुश करने के लिए आजम उसकी हर मांग पूरी करता था। आजम और शबनम भले ही चोरी छिपे घर से बाहर मिलते थे, लेकिन अलादिया को उनकी मुलाकातों का पता चल ही जाता था। परेशान होकर अलादिया शबनम के साथ पानीपत छोड़कर दिल्ली आ गया और बदरपुर में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। उसका सोचना था कि इतनी दूर आकर शबनम और आजम का मिलना जुलना नहीं हो पाएगा।
लेकिन उनके बीच संबंध उसी तरह बने रहे। मोबाइल द्वारा दोनों के बीच बातचीत होती ही रहती थी। मौका मिलते ही शबनम आजम को फोन कर देती थी और जहां दोनों को मिलना होता था आजम वहां आ जाता था। इसके बाद किसी होटल में कमरा लेकर दोनों मिल लेते थे। शबनम जब भी आजम से मिलने आती थी वह उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट लेकर आता था, उसे नकद रुपए भी देता था। 19 नवंबर को शबनम ने फोन करके आजम को दिल्ली के महाराणा प्रताप बस अड्डे पर बुलाया। आजम पानीपत से चलकर करीब 10 बजे बस अड्डे पर पहुंचा तो शबनम उसे वहां इंतजार करती मिली। वहां से दोनों जामा मस्जिद के पास स्थित होटल अलदानिश पहुंचे और मौज मस्ती के लिए किराए पर कमरा ले लिया। पहले दोनों ने जी भरकर मौज मस्ती की, उसके बाद दोनों बातें करने लगे। शबनम ने आजम से 10,000 रुपए मांगे। आजम ने कहा कि इस समय उसके पास इतने रुपए नहीं हैं, तो शबनम को गुस्सा आ गया और उसने आव देखा न ताव एक करारा थप्पड़ आजम के गाल पर जड़ दिया। शबनम के हाथ से थप्पड़ खाकर आजम को भी गुस्सा आ गया। शबनम की इस हरकत का बदला लेने के लिए आगे पीछे की सोचे बगैर आजम कूदकर उसके सीने पर सवार हो गया और दोनों हाथों से गला पकड़कर दबा दिया। पल भर में ही शबनम ने दम तोड़ दिया। शबनम की हत्या करने के बाद आजम ने लाश को उठाया और उसे बाथरूम की फर्श पर लिटाकर उसका पर्स और मोबाइल फोन लेकर होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। वहां बैठे होटल के मैनेजर सोहेल अहमद से अपना आधार कार्ड फोटोस्टेट कराने के बहाने लेकर वह फरार हो गया। बस अड्डे से उसने पानीपत जाने वाली बस पकड़ी और अपने घर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद उसने शबनम का खाली पर्स कॉलोनी में बने शमशान घर की छत पर फेंक दिया। शबनम के मोबाइल फोन से उसका सिम निकालकर बाहर फेंक दिया और मोबाइल फोन अपने पास रख लिया। उसने सोचा था कि पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाएगी, लेकिन घटना के अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 23 नवंबर को रिमांड की अवधि समाप्त होने पर उसे फिर से 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।